गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का हम लोग जो VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग बायोलॉजी का कर लिए है, जो एग्जाम्स को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग बायो का पूरा कर लिए है, उसका वीडियो आप लोग को अपलोड है। 4 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है। आप सभी लोग जाकर के उसको अच्छे से देख लीजिएगा। 4 पार्ट में बनाया गया है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास का यानी हिस्ट्री का आज देखेंगे। ज्योग्राफी इतिहास का यानी हिस्ट्री का, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये जो क्लास है, जो भी हम VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे वो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बीच में हम बताते रहते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो आप लोग को सुनना बहुत जरूरी है। और वैसे बच्चे जो भविष्य में तैयारी करने वाले हैं जनरल कंपटीशन का, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच बीच में जो हम एक्स्ट्रा जो बातें बताते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और याद रखने में भी कोई भी क्वेश्चन को जो हम डिस्क्राइब करेंगे उसको ध्यान से सुनना है। बस आप लोग बहुत जल्दी घबराहट में नहीं देखिएगा, इत्मीनान से देखिए। जब तक संयम नहीं रखिएगा आपको अच्छा से ज्ञान नहीं मिलेगा। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको संयम से पढ़ना है, घबराना नहीं है। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टिव पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए, उसी से आपका रिजल्ट होगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या कोई आपका जनरल कंपटीशन हो, कोई भी हो, सेलेक्टिव पढ़िए और बार बार पढ़िए। यही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। घबराना नहीं है पढ़ाई में। तो आप लोग खूब बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से शांत वातावरण में वीडियो को देखिएगा। 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरे कंप्लीट अच्छा से याद हो जाए। चलिए, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से VVI ऑब्जेक्टिव जो है MCQ का मैराथन चलेगा आपको एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे हैं और जो जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये सब क्लास है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में भी रहता है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इसका एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा था? तो इटली और जर्मनी जो देश था, वह बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था, राजबारों में बटा हुआ था। जिस प्रकार भारत आज़ादी के समय बहुत सारे राजबारों में बटा था, उसी प्रकार ये दोनों देश उस समय क्या था? विखंडित था। तो सबको एकीकरण करना, एकता के बल में बांधना जरूरी था राष्ट्रीय एकता के लिए। तो ये दोनों देश के ये जो इटली और जर्मनी है, उसका एकीकरण के लिए कौन नहीं चाहता था कि ये दोनों क्या हो जाए? एक हो जाए, ये देश एक हो जाए। मतलब इटली का भी जितना राज्य है एक हो जाए छोटा छोटा, जर्मनी का भी जितना छोटा छोटा खंड में बटा हुआ है वो सब एक हो जाए, क्योंकि ये जैसे ही एक होगा तो ये बलशाली होगा तो इस पर राज करना, इस पर अधिकार करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ऑस्ट्रिया था जो नहीं चाहता था कि इटली का भी एकीकरण हो और जर्मनी का भी एकीकरण हो, क्योंकि इटली और जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का ही क्या था? अधिकार था, वह अपना शासन चलाता था। तो ये प्रभुत्व जमाए हुआ था, इसलिए ऑस्ट्रिया कभी बिल्कुल नहीं चाहता था कि इटली का भी एकीकरण हो और जर्मनी का भी एकीकरण हो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट एक शहर है, वहां पे एक संधि हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था सम्मेलन के दौरान। ये 1871 ईस्वी में यह संधि हुई थी। और इसी संधि के दौरान जर्मनी के एकीकरण का भी क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। जर्मनी का क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हुआ था इस संधि के दौरान। ठीक है, यानी ये संधि हुआ और जर्मनी का एकीकरण हो गया। यानी पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किससे संबंधित है, तो बोलेंगे जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। इसमें हुआ क्या था कि जर्मनी जो है विखंडित था, दक्षिणी और उत्तरी
राज्यों में, क्षेत्रों में क्या था, विखंडित था, अलग अलग था। तो ये दोनों को क्या किया गया, मिलाया गया इस संधि में। दोनों जो क्षेत्र था उत्तरी और दक्षिणी को आपस में मिला करके जर्मनी का क्या किया गया, एकीकरण किया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है, एक फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 में। दूसरा, फ्रैंकफर्ट की संधि किससे संबंधित था, तो जर्मनी के एकीकरण से था। तो जर्मनी का उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र क्या हुआ था, सहमत होकर के संधि पर साइन किए थे और जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैरीबल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबल्डी जो है एक नाविक था। क्या था, गैरीबल्डी एक नाविक था, लेकिन ये राष्ट्रवादी व्यक्ति था। क्या था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था, और ये भी चाहता था, ये इटली का था। कहाँ का था, इटली का नाविक था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था। और ये भी ये इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण के लिए ये क्या था, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। यानी ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ये राष्ट्रवादी व्यक्ति था। और ये मेजनी और काबूर, जो इटली का राष्ट्रवादी नेता था उस समय, मेजनी और काबूर के ये संपर्क में आकर के बहुत सारे राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग भी लिया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नाविक। यानी गैरीबल्डी कौन था, एक नाविक था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि तुर्की एक ऐसा यूरोपीय देश था जिसकी माली हालत इतना खराब थी, बदतर थी। वहाँ का राजनैतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्तरों पर यह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला है, किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। तो ये जो क्लब की स्थापना किया गया था, ये यूरोपीय राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर के जो भारतीय शासक थे वो थे मैसूर के शासक थे। कहाँ के, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। इन्होंने ही क्या किया था, मैसूर का शासक था। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ है, अभी वर्तमान कर्नाटक में मैसूर पड़ता है। यही के शासक थे टीपू सुल्तान, जो यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के भारत में जैकोबिन क्लब की क्या किए थे, स्थापना किए थे। यह भी क्लब जो है राष्ट्रवादी क्लब था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित क्या था, यह क्लब था। इसमें जो मेंबर थे वो राष्ट्रवादी विचारक थे। तो इसकी स्थापना कौन किए थे, टीपू सुल्तान किए थे। चलिए अगला है, लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन। तो लौ एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। कौन अपनाया था, बिस्मार्क। कौन, बिस्मार्क। और भारतीय बिस्मार्क किसे कहा, भारत का बिस्मार्क, भारत का यानी भारतीय बिस्मार्क। भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है, आपको पता होगा। तो ये भारतीय बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये भी जो है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। क्या बोला जाता है, लौह पुरुष। ये भी भारत के जितने खंडित राज्यों में राजबारों में बटा हुआ था, उस सभी राजबारों को 563 राजबारों को उन्होंने क्या किया था, भारत में एक किए थे। यानी भारत का भी एकीकरण इन्होंने किया था। और अपने बल, बुद्धि और कूटनीति के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकता के पिरोई में क्या किए थे, बांधे थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और इन्हें भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, बिस्मार्क। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है, नेपोलियन का जन्म कब और किस द्वीप पर हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। कहाँ हुआ था, कोर्सिका द्वीप। और ये कोर्सिका द्वीप जो है वह फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पे, तो भूमध्य सागर में। कहाँ पड़ता है, भूमध्य, फ्रांस में पड़ता है। यह द्वीप फ्रांस के अंतर्गत आता है और यह भूमध्य सागर का एक द्वीप है। इसी द्वीप पर नेपोलियन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में।
चलिए अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहले वियना के बारे में जानिए। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रिया की राजधानी। पूछ भी सकता है कि वियना कहाँ की राजधानी है, तो वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को मेटरनिक ने बुलाया था। क्या, कौन बुलाया था? मेटरनिक ने बुलाया था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का शासक था, क्रूर शासक था, और ये जो है इसलिए बुलाया था नेपोलियन के अंत के बाद। जब नेपोलियन का अंत हुआ तो सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन का मृत्यु हो गई थी। इस द्वीप पर वाटरलू के युद्ध में उसे परास्त होना पड़ा। वाटरलू के युद्ध में परास्त होने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया कारावास के रूप में। उसी द्वीप पर 6 वर्ष बाद नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन की मृत्यु के बाद नेपोलियन क्या किया था कि राजतंत्र के खिलाफ था। बहुत सारे राजतंत्र को समाप्त कर दिए थे, बहुत सारे नियम कानून बदल दिए थे जो वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत क्या था, कल्याणकारी था। तो जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ तो मेटरनिक जो वहाँ का क्रूर शासक था ऑस्ट्रिया का, वह फिर से वियना में एक सम्मेलन बुलाती है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब क्या होता है, शामिल होता है। पर्सा, ये सब शामिल होता है, 4 देश। और इस सम्मेलन में क्या किया जाता है कि इस सम्मेलन में एक मीटिंग बुलाई जाती है और मेटरनिक इसकी अध्यक्षता करता है। और फिर से जो क्षेत्र था, यूरोप का जो क्षेत्र था, उसमें राजतंत्र के स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया था। किसके अध्यक्षता में? तो मेटरनिक ने बुलाया था। तो हुआ कब था? तो 1815 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1815। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? कौन बोला था? तो ये भी मेटरनिक ही बोला था। ये बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही प्रतिक्रियावादी था। यह मेटरनिक बहुत ही क्रूर शासक था ऑस्ट्रिया का। और ये बोला था जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। कौन बोला था? तो मेटरनिक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रूस में जार को क्या कहा जाता था? रूस में जार का क्या अर्थ था? तो रूस में जार को रूसी सम्राट यानी वहां का शासक कहा जाता था। ऑप्शन सी आंसर। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो दास कैपिटल यह विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी रचना 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने। कौन किया था? कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में किया था। अगला है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, रूसी क्रांति भी कहते हैं, इसका अन्य नाम भी है। चूंकि यह अक्टूबर में हुआ था, 1917 के अक्टूबर महीने में हुआ था, तो इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं, रूसी क्रांति भी बोलते हैं और बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और अक्टूबर क्रांति, तीनों ही नाम है इसका। कब हुआ था? अक्टूबर 1917 में हुआ था। यानी रूस में भी क्या हुआ था? क्रांति हुआ था, आंदोलन हुआ था। वहाँ के जो जार निकोलस था शासक, उसके खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, क्योंकि बहुत ही निरंकुश शासक था और शासन सत्ता पर वहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए काम नहीं करता था, बिल्कुल निरंकुश था। तो उस सत्ता को हटाने के लिए लेनिन जो है क्या था? प्रेरित था। लेनिन मुख्य वहाँ का क्या था? समाज सुधारक था, राष्ट्रवादी नेता था। तो अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन रूस में किया गया था और यह लेनिन के द्वारा किया गया। नहीं, ये तो मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। ये लाल सेना का गठन जो है ट्राटस्की ने किया था। कौन किया था? ट्राटस्की। इसमें से ये कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। ये 1918 ईस्वी में रूस में मजदूरों और किसानों का एक संगठन था। मजदूरों और किसानों का एक संगठन था जिसका नाम था लाल सेना,
जिसका नाम क्या था? लाल सेना। इसी को 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो इसी सेना का नाम बदलकर 1946 में सोवियत सेना किया गया था। क्या किया गया था? सोवियत सेना। सोवियत सेना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसी सेना का जो संगठन था, जिसका नाम था लाल सेना, इसका नाम बदल करके 1946 में सोवियत सेना रख दिया गया था। और इसी से प्रेरित होकर के भारत में भी हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किया गया था। हिंदुस्तानी लाल सेना, इसी से प्रेरित होकर के भारत में हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किया गया था। गगनलाल बांगरी और मदन सिंह भदौरिया। ये दोनों व्यक्ति के प्रयास से भारत में इससे प्रेरित होकर के, रूस के लाल सेना से प्रेरित होकर के भारत में गगनलाल बांगरी और मदन सिंह भदौरिया ने हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किया था, जो रूस के लाल सेना से क्या था? प्रेरित था। इसको भी बड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। 1918 में इसका गठन कब हुआ था? 1918 में। इस संगठन में, इस सेना में मजदूर और किसानों का यह संगठन था। और यह जो है 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद, इस सेना का नाम क्या रख दिया गया था? सोवियत सेना रखा गया था। और इसी से प्रेरित होकर के भारत में भी गगनलाल बांगरी और मदन सिंह भदौरिया ने हिंदुस्तानी लाल सेना का क्या किया था? गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को परसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में परसा में हुआ था। ये परसा अब क्या कहलाता है? जर्मनी का भाग है। यह अब जर्मनी कहलाता है। ये परसा वर्तमान में क्या कहलाता है? जर्मनी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कभी हो सकता है ये हिंदी में न दे करके इंग्लिश वर्ड यूज कर दे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके लेखक कौन है या कौन लिखे थे? तो हो सकता है साम्यवादी घोषणा पत्र हो या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो, दोनों एक ही चीज है। तो इसके लेखक जो है, जो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने मिलकर के इसे लिखे थे। कौन कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए अगला है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो अप्रैल थीसिस जो है यह लेनिन ने लिखे थे। कौन लिखा था? लेनिन ने लिखा था। रूसी क्रांति के दौरान जब लेनिन रूस से निर्वासित था, इसे रूस से भगा दिया गया था, यहाँ से छुप करके दूसरे देशों में शरण लिया था। जब वह उस देश से वापस आया रूस में, तो वहाँ की स्थिति देख करके ये बहुत उदास हुआ। वहाँ का जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति था, राजनीतिक, जो वहाँ का जार निकोलस था, उसका जो शासन देख करके बहुत ही क्या हुआ? उदास हुआ। मतलब रूस का बहुत ही दयनीय स्थिति था। तो जब रूस आता है, अपने देश आता है निर्वासित होने के बाद, तो ये रूसी शासक को हटाने के लिए ये अपना क्या करता है? राष्ट्रवादी चेतना से लोगों को एकत्रित करता है, राष्ट्रीयता की भावना फैलाता है। और इसी दौरान इसने क्या लिखा था? अप्रैल थीसिस लिखा था। इसमें अप्रैल थीसिस में उसमें नियमों का या 10 नियमों का राष्ट्रीयता से भावना से प्रेरित नियम था, जो रूस को जार निकोलस के निरंकुश शासन व्यवस्था से वहाँ के नागरिकों को छुटकारा दिलाने के लिए, राजतंत्र को हटाने के लिए अप्रैल थीसिस को किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन। अगला है, वियना सम्मेलन हुई थी, ये बताए थे। ये 1815 में, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। ये 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मेटरनिक द्वारा बुलाया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो है सो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल कौन लिखे थे? कार्ल मार्क्स। कौन लिखे थे? कार्ल मार्क्स। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। कब? तो 1867 ईस्वी में।
इसमें समाजवाद के लिए जब समाजवाद से संबंधित इसमें क्या था, बहुत सारे सिद्धांत था, और ये राजतंत्र को ये क्या था, उससे छुटकारा देने के लिए उससे समाजवाद के लिए क्या था, इसमें बहुत सारे अवधारणा कॉन्सेप्ट को लिखा गया था। इसलिए समाजवादियों का बाइबल जो है किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को, और ये 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही विश्व प्रसिद्ध यह पुस्तक है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, कार्ल मार्क्स यानी दास कैपिटल। चलिए, अब है भूमि शांति और रोटी के नारा किसने दिया था? तो भूमि शांति और रोटी का नारा जो है लेनिन ने दिया था। किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। कब दिया था? तो रूसी क्रांति 1917 के रूसी क्रांति के द्वारा दिया था। रूसी क्रांति के द्वारा दिया था। भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था 1917 के रूसी क्रांति के दौरान। अगला है खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो खूनी रविवार की घटना, इसके बारे में बता दें, ये रविवार के दिन था, यानी रविवार का दिन था, इसलिए रविवार से इसका नाम पड़ा। इस दिन सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस का औद्योगिक शहर है। रूस का क्या है? औद्योगिक शहर है। इस शहर में जार निकोलस वहाँ का जो शासक था, जार निकोलस, इसको वहाँ का सेंट पीटर्सबर्ग का जो मजदूर था, वह अपना सुविधा के लिए, मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, वह सभी जो मजदूर थे शांतिपूर्ण तरीके से जार निकोलस के पास अपनी मांगों को रखने के लिए, अपना मांग को रखने के लिए जा रहा था जार निकोलस के पास। हमारी ये मांग है, हमें मजदूरों का मांग था कि हमें अच्छा काम करने का स्थिति दिया जाए, हमें भी काम के दौरान आज़ादी मिले, अच्छे वेतन भत्ते हो, हमारी सामाजिक सुरक्षा मिल सके। बहुत सारे मांग था मजदूरों का। तो इसी मांग के लिए जार निकोलस के पास ये सेंट पीटर्सबर्ग में जा रहे थे, मजदूरों का जत्था जा रहा था। तो वहाँ का जो शाही सैनिक था, जार निकोलस का जो सिपाही था, यानी शाही सैनिक जो था, वह उन मजदूरों पर अंधाधुंध क्या किया था, गोली चलवा दिया था, जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। और ये जो घटना हुआ था 22 जनवरी 1905 को हुआ था, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, जो एक औद्योगिक शहर था। वहाँ पे बहुत सारे मजदूर उद्योग धंधों में काम करते थे। वे अपने लिए, अपना मांग के लिए जार निकोलस के पास जा रहे थे, जो उस रास्ते में ही इसके शाही सैनिक ने उन पर गोलियां चला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? खूनी रविवार की संज्ञा दी गई, जो हुआ था 22 जनवरी 1905 को। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला है इंडो चाइना में कौन से 3 देश आते हैं? तो कहने के लिए इंडो चाइना है, यानी इंडिया और चाइना, लेकिन ये दोनों देश नहीं है, ध्यान रखना है। इंडो चाइना में ना तो इंडिया है ना चाइना है, ये इंडिया और चाइना के इर्द गिर्द के देश है, जिसमें आते हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। तो इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया 3 देश आता है। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? यानी हिंद चीन क्षेत्र में जो फ्रांस के लोग रहते थे, फ्रांसीसी रहते थे, उनको क्या बोला जाता था? कोलोन बोला जाता था। ऑप्शन ए, क्या बोला जाता था? कोलोन। अगला है हुआ हाव आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो सबसे पहले देखते हैं, हुआ हाव आंदोलन जो है वह वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था। और यह बौद्ध धर्म से संबंधित यह आंदोलन था। इसलिए बताइए कैसा आंदोलन होगा? धार्मिक आंदोलन होगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। पूछ देगा हुआ हाव आंदोलन किस धर्म से संबंधित आंदोलन था? तो बौद्ध धर्म से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, बन जाएगा। हुआ हाव आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम में होता है। ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाएगा। यानी कैसा आंदोलन था? तो धार्मिक आंदोलन था। चलिए अगला है, कन्फ्यूशियस कौन था? तो ये कन्फ्यूशियस जो है यह बहुत बड़ा विचारक था। कौन था? बहुत बड़ा विचारक था। और कहाँ के रहने वाला था? तो चीन का। ये कब की बात है?
तो 551 ईसा पूर्व से पहले की बात है, यानी ईसा पूर्व की बात है। ये कन्फ्यूशियस चीनी नागरिक था, जो चीन का विचारक था, एक समाज सुधारक था। ये बहुत इसमें गुण था, ये सभी गुणों से भरा पूरा आदमी था यह। और ये 551 ईसा पूर्व के समय यानी बौद्ध के टाइम का था ये, है ना। ये बहुत पौराणिक बात है। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है वह कंबोडिया में है। कहाँ है? ऑप्शन है कंबोडिया में है। और यह विश्व का, यह मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। और कहाँ पड़ता है? यह कंबोडिया में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और वियतनाम युद्ध कब हुआ था? अमेरिका और वियतनाम युद्ध कब हुआ था? और इस युद्ध का झलक आज भी दिख जाता है। अमेरिका आज भी वियतनाम पर आंख तरेड़ देता है कभी कभी। तो अमेरिका और वियतनाम का जो युद्ध हुआ था एक साल में हुआ नहीं था, लेकिन ये 1973 में निर्णायक हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वास्तव में यह 1955 से लेकर 1975 के दौरान यह युद्ध होता रहा, छिटपुट युद्ध होता रहा, लेकिन 1973 में यह निर्णायक रूप से यह युद्ध 1973 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और यह दिन क्या था? बैसाखी था। बैसाखी का दिन था। यह क्या था? बैसाखी का दिन था। और ये जो है अमृतसर में, पंजाब अमृतसर शहर में क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग एक गार्डन है, बगीचा है, उसमें बहुत सारे लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे रॉलेट एक्ट का। किसका? रॉलेट एक्ट का। अच्छा से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट का बहुत से लोग, जालियांवाला बाग जो है, जो अमृतसर में पड़ता है, वहाँ पे जालियांवाला बाग में बगीचा में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। क्योंकि यह जो कानून था, और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून। ये ऐसा कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जिसमें बिना किसी दलील के, यानी बिना किसी कसूर के आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए इसे काला कानून की संज्ञा दिया गया। और इस कानून को और कहा जाता है बिना दलील और बिना वकील का कानून। ये भी क्वेश्चन आता है, बिना दलील और बिना वकील। बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से। उसी समय जनरल डायर जो था, जनरल डायर, वह उस बाग में, उस जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उस बगीचे में जितने लोग निहत्थे थे, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर अंधाधुंध फायरिंग चलवा दिया। और वह जो बगीचा था, बाग है, उससे निकलने का संकीर्ण गेट था, मतलब बहुत सारा था नहीं कि लोग अचानक से भाग जाए। संकीर्ण छोटा छोटा गेट था जिससे लोग नहीं भाग पाए जल्दी से, और अंधाधुंध गोलियां चला करके निहत्थे लोगों पर और उन्हें गोलियां चलाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो इसी कांड को हम लोग क्या पढ़ते हैं? जालियांवाला बाग का हत्याकांड पढ़ते हैं। हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक हत्या हुई थी। जनरल डायर जो है गोली चलवाया था, और इसी जनरल डायर को उधम सिंह जो है, इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह जो गोली मार करके जनरल डायर को इस हत्याकांड का बदला लिया था। कौन? उधम सिंह। पूछता है कि जनरल डायर को गोली किसने मारा था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बदला लेने के लिए जनरल डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। कौन मारा था? उधम सिंह। तो इस तरह से रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहा था। रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला जाता है। इसे बिना दलील और बिना वकील का भी कानून कहा जाता है। अच्छा से समझ गए होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ये
13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन आता है। एक सीधे पूछेगा कि सर्वप्रथम यानी अपने जीवन में, सर्वप्रथम अपने जीवन में गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और पूछेगा भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग कहाँ किए थे? तो बिहार के चंपारण में किए थे। यहाँ पे किसान के जो समस्या था, नील का उत्पादन से समस्या जो था किसानों का, तीन कठिया पद्धति था, उसमें आकर के उन्होंने चंपारण में पहला सफल क्या किए थे? सत्याग्रह किए थे। तो सर्वप्रथम की बात है तो गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया था सबसे पहले। और ये किस लिए किए थे? तो वहाँ पे जो गोरा काला का जो भेदभाव था उसके विरुद्ध उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे। चलिए, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा जाता है? अभी बताए हैं, जस्ट क्वेश्चन भी आ गया। तो काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को। यह 1919 ईस्वी में आया था। इसी एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने के लिए महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कौन सा उपाधि दिया? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से शुरू हुआ था 18 तक, और गांधी जी से जो अंग्रेज शासक था हमारे देश में, जो अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वह सहयोग मांगा था गांधी जी से। गांधी जी ने सहयोग भी दिया। और गांधी जी इसलिए सहयोग दिए थे कि ये स्वराज की मांग कर रहे थे, यानी ये स्वराज चाहते थे अपने लिए। स्वराज मतलब अपना राज, अपना राज। स्वराज का मतलब हो गया अपना राज, यानी गांधी जी चाहते थे कि ठीक है तुम यहाँ रह रहे हो, हम पर शासन करो, लेकिन ये जो शासन जो तरीका है ये हमारे द्वारा बनाया गया कानून से होगा, तुम ही करो लेकिन राज मेरा रहेगा, यानी स्वराज। तो गांधी जी को वो यकीन दिलाया था कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम आपको स्वराज के लिए यानी स्वराज देंगे, ऐसा अंग्रेजों ने बोला था। लेकिन बाद में मुकर गया था, अंग्रेज क्या किया था? मुकर गया था। तो उसके बाद गांधी जी आंदोलन शुरू किए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन किए। उसके बाद करो या मरो लास्ट में 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से स्वराज के लिए उन्होंने यानी अपना राज के लिए क्या किए थे? सहयोग किए थे प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन बाद में अंग्रेज धोखा दे दिया, बात से मुकर गया। तो इससे जब महात्मा गांधी सहयोग दिए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का, तो इससे खुश होकर के ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद का क्या दिया था? उपाधि दिया था। क्या दिया था? कैसर ए हिंद का उपाधि दिया था। राय बहादुर का जो उपाधि दिया गया था यह भी अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया था। ये दिया गया था जमना लाल बजाज को। किसको? जमना लाल बजाज को। ये जमना लाल बजाज जो थे वह एक उद्योगपति थे उस समय। क्या थे? आज भी बजाज कंपनी है। उद्योगपति थे और गांधी जी के करीबी थे। तो इनको भी राय बहादुर का उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा ही। कौन सा उपाधि दिया था? राय बहादुर को, जमनालाल बजाज को। इनके अलावा दो और व्यक्ति को भी दिया गया था राय बहादुर का उपाधि। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। क्या दिए थे? कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। सब याद, सब पूछता है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी, उस समय महात्मा गांधी नहीं बोला जाता था, उस समय मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दिए, तब उस समय से उनका पूरे विश्व में यह नाम एकदम काफी प्रसिद्ध हुआ, पूरा में फैल गया। तब उस समय से मोहनदास करमचंद गांधी का नाम हो गया महात्मा गांधी। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा, महान आत्मा। यानी महात्मा गांधी के कार्यों को देखते हुए उनको रविंद्रनाथ ने क्या किए थे?
महात्मा की उपाधि दिए थे, और बदले में रविंद्रनाथ को महात्मा गांधी ने गुरु का उपाधि दिए थे। क्या दिए थे? गुरु का उपाधि दिए थे। कवि गुरु बोलते ना, कवि गुरु, यानी रविंद्रनाथ को महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज और अन्य 2 व्यक्तियों को दिया गया। कौन दिया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए, कैसर हिंद। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू की गई थी? खिलाफत आंदोलन, क्योंकि यह जो आंदोलन था इसका मूल जो था वह तुर्की से था। कहां से था? तुर्की से था। इसका मूल था तुर्की से। तुर्की में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका असर भारत में भी हुआ था। यह आंदोलन हुआ क्यों था? भारत में भी इसका असर हुआ था, भारत में भी यह आंदोलन हुआ था। इसमें गांधी जी इसका समर्थन भी किए थे। तो देखते, इसका जो है तुर्की के सुल्तान को अधिकार दिलाने के लिए, यानी इसको सुल्तान यानी खलीफा भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको खलीफा भी मिलेगा, सुल्तान भी मिलेगा। तो तुर्की के खलीफा यानी सुल्तान को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए तुर्की में ही क्या किया गया था? खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। चूंकि तुर्की एक मुस्लिम बाहुल राष्ट्र था और भारत में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के क्या थे? लोग रहते थे। तो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ताकि समर्थन करके हम मुस्लिमों का विश्वास जीत करके और हम राष्ट्रीय आंदोलन में एक होकर के हिंदू मुस्लिम के एक करके एकता को बढ़ावा दे करके राष्ट्रीय आंदोलन को उग्र किया जाए और हम आज़ादी तक पहुंच सके। तो खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की के सुल्तान के को अधिकार दिलाने के लिए किया गया था, जिसका समर्थन भारत में भी गांधी जी ने किया था। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा यह समझौता हुआ था। यह समझौता मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने, ये भी याद रखना है। यह समझौता क्यों हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए यानी रोकने के लिए ये समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। और जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी, किसका? कांग्रेस की भागीदारी के लिए यह समझौता हुआ था। इस समझौता में कहा गया था कि महात्मा गांधी से मांग किया गया था कि आप तत्काल सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, और जो लंदन में, ब्रिटेन की राजधानी जहाँ पे लंदन थी, वहाँ पे राउंड टेबल जो सम्मेलन होता था यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था, उसमें कांग्रेस की भागीदारी चाहता था। कौन? ब्रिटिश, यानी उसका ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड इरविन कर रहा था। इन्हीं मुद्दों पर यह समझौता हुआ था मार्च 1931 में। हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 के दशक में हुआ था, यानी इस वर्ष के इसी दौरान हुआ था, 1929 के दौरान हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था? 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह पारित किया गया था कि अब हम यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को क्या था? करना था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव का अधिवेशन का जो पारित हुआ था प्रस्ताव, वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। अगला है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनको सरदार की उपाधि, यानी उनसे इस उपाधि देने से पूर्व उनको सरदार नहीं बोला जाता, वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। इस उपाधि देने के बाद उनको सरदार के नाम से, उपनाम से, उपाधि से इनकी प्रसिद्धि हुई पूरे विश्व में। तो ये उपाधि कौन दिया था? तो ये उपाधि जो है इनको बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली जो है वह गुजरात का एक शहर है, जहाँ पे किसानों के लिए बारदोली में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। क्या हुआ था? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन हुआ था, किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन का जो मुख्य थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो और यह काफी सफल रहा। यह आंदोलन किसानों का आंदोलन था, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था और यह काफी सफल रहा। तो इसी सफलता को देखते हुए बारदोली की जो महिला थी, वहाँ की जो स्थानीय महिला थी, उन्होंने ही, यानी महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसका उपाधि? सरदार की उपाधि दी। और इस उपाधि के बाद पूरे विश्व में वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्धि मिली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बारदोली की महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो पहले देखते हैं साइमन कमीशन क्या है। तो साइमन कमीशन का गठन, इसका गठन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था। इसका गठन 1927 ईस्वी में किया था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, यानी इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसे श्वेत कमीशन भी बोला जाता है। श्वेत कमीशन क्या बोला जाता है? श्वेत कमीशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस कमीशन के जितने भी मेंबर थे, सदस्य थे, वो सब अंग्रेज थे। ठीक है। और इसका भारत में ये 1928 ईस्वी में भारत में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो यहाँ का स्ट्रक्चर था उसको देखना था, उस पर अध्ययन करना था, उस पर रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना था और उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सुधार के लिए यह कमीशन को बनाया था अंग्रेजों ने। लेकिन भारत जब आया, यह 1928 ईस्वी में भारत आती है, तो महाराष्ट्र में यानी मुंबई में और बहुत विभिन्न भारत के विभिन्न शहरों में इस कमीशन का विरोध होना शुरू होता है। महात्मा गांधी ने इस कमीशन का विरोध किया, यह कहकर विरोध किया कि इसके सभी सदस्य क्या है? अंग्रेज है। जब सभी सदस्य अंग्रेज है तो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचेगा, जब भी सोचेगा तो ये अपना फायदा ही सोचेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि उनका तर्क ये दिए थे कि क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, और अंग्रेज है तो हमारे लिए भला नहीं सोचेंगे, जब भी सोचेंगे तो अपना ही फायदा सोचेंगे। यह कर करके इनका क्या, इस कमीशन का क्या हुआ था? विरोध हुआ था। तो इस पर ये आया, गठन हुआ 1927 में। सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसका आगमन 1928 ईस्वी में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1928। अगला है, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई? चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा जो है, यह चौरी चौरा गोरखपुर यानी यूपी उत्तर प्रदेश का एक जगह है, गोरखपुर का एक स्थान है। तो यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को ये कहीं कहीं 4 फरवरी भी लिखा होगा। ठीक है। तो ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के आसपास
चौरी चौरा स्थान पर आंदोलनकारियों द्वारा, जो भारत के आंदोलनकारी थे, वह जो है एक थाना में, चौरी चौरा नामक थाना में क्या किए थे, रातों रात जो है घेर करके उस थाना में आग लगा दिया था। क्या कर दिया था? आग लगा दिया था, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। क्या हुआ था? 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जलकर मर गए थे। जिंदा जलकर क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, मर गया था। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा स्थान पर रात को उग्र आंदोलनकारियों द्वारा थाने में यानी पुलिस स्टेशन पर घेर करके क्या किया था? आग लगा दिया था, जिसके कारण उसमें उपस्थित 22 पुलिसकर्मी, जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी था, सिपाही था, वह जिंदा जल करके क्या हुआ था? मर गया था। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी हैं। वो कोई भी आंदोलन किए हैं अपने जीवन में तो सत्य और अहिंसा पर किए हैं। तो ये हिंसात्मक कृत्य था आंदोलनकारियों द्वारा, और इसमें 22 लोग मरे थे पुलिसकर्मी। तो इससे महात्मा गांधी बहुत दुखी होते हैं। इतना दुखी होते हैं कि इन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या किए थे? स्थगित कर दिए थे। यह पूरे भारत में इस समय असहयोग आंदोलन अपने चरम स्थिति में था। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा था, महात्मा गांधी खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे, बहुत सफल हो रहा था। उसी बीच यह घटना होती है, और इसी घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? स्थगित कर देते हैं। सभी बात को अच्छा से सुनना है, ये हमेशा आपको काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आप सभी लोग को पता होगा, महात्मा गांधी भारत से यहाँ से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वह इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री का पढ़ाई किए, वकालत पढ़ने के लिए फिर कहाँ गए थे? इंग्लैंड से ही साउथ अफ्रीका चले गए थे पानी के जहाज से। फिर इंग्लैंड में उन्होंने वकालत की पढ़ाई किए थे। फिर इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के बाद वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो भारत लौटते हैं। और इन्हीं के भारत लौटने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को, ये भी याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। महात्मा गांधी जी के भारत लौटने के खुशी में, उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आते कब है? तो 9 जनवरी 1915 को। और इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए कि जब 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आते हैं, तो महात्मा गांधी बहुत बड़े परिवार से थे, धनाढ़ परिवार से थे। अब सोचिए कि जिस समय भारत गुलाम था, 1900 जब 15 में भारत आए थे, उससे पहले तो भारत गुलाम ही था। तो भारतीय लोगों के पास, अधिकांश भारतीय के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं था। उस समय महात्मा गांधी इंग्लैंड और अफ्रीका जाकर के पढ़ाई किए थे। सोच सकते हैं, वो भी पानी के जहाज से आते जाते थे, वही साधन था उस समय। तो सोच कितना वो इकोनॉमी लेवल पर वो कितने मतलब सुदृढ़ होंगे, यानी कितने वो धनी होंगे, कितने वो परिपूर्ण होंगे। जब वो भारत आते हैं, तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वह पहले भारत भ्रमण करते हैं। भारत भ्रमण के लिए वह सबसे पहले यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी स्थिति से रूबरू होने के लिए उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, जहाँ पे उन्होंने सभी का प्रयोग के लिए दिशा निर्देश, चिंतन है ना, ये सब साबरमती आश्रम अहमदाबाद में उन्होंने स्थापना किया था। और उसके बाद वो जब भी देखते होंगे आप लोग किसी भी फोटो में, तो वो एक धोती में रहते हैं। जब भारत का भ्रमण किए तो देखिए हमारे देश का लोग इतने दयनीय स्थिति में है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, और हम सूट बूट में है। इतने पढ़े लिखे का क्या फायदा जब हमारे देश का लोग ही दयनीय स्थिति में हो। तो उन्होंने एक रूपता लाने के लिए लोगों का राष्ट्रीयता की भावना में को एकत्रित करने के लिए उन्होंने कपड़ा त्याग दिया।
आजीवन कपड़ा त्याग दिया और एक धोती ही पहनते थे, उसी धोती को लपेट करके वो अपना जीवन काटे आगे का। और इतना बड़ा त्याग, उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह सूट बूट सांसारिक सुख को त्याग करके भारत के लोगों के दुख में मतलब दुखी में शामिल होकर के और भारत के आज़ादी के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए वह भारत को आज़ादी तक पहुंचाए। और आज के जो युवा है, कुछ बहुत सारे कुछ युवा है जो गांधी को पढ़े नहीं है और गांधी को गाली देते हैं आज। अरे दो अक्षर उनको ज्ञान नहीं है गांधी जी के बारे में, वो पढ़ा नहीं है, बस दूसरों का सुना सुनाया हुआ, और गांधी जी को गाली देता है कि गांधी जी क्या किए। तो गांधी बनना आसान नहीं है, किसी भी भारतीय में आज के तिथि में गांधी बनना आसान नहीं है। और गांधी को गाली देने वाला वो रत्ती भर उसको ज्ञान नहीं है कि गांधी जी क्या थे। सारा सुख को छोड़ करके वो एक धोती पर वो आदमी आया था, इतना बड़ा त्याग वो किए थे। उनके त्याग, उनके परिश्रम को अभी बहुत लोग जानते ही नहीं है कि गांधी जी क्या किए, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है। वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जात वाला बात है। वो पढ़ा ही नहीं गांधी को, तो जानेगा क्या कि गांधी है, और उनको गाली अपशब्द बोलते रहता है। तो खैर ये सब बात होती है। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। अगला है, महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना कब और कहाँ किए थे? अभी आया क्वेश्चन, अभी बता रहे थे। तो महात्मा गांधी ने अफ्रीका से आने के बाद 9 जनवरी 1915 को जब अफ्रीका आए, तो भारत में सत्य, अहिंसा और अपने राष्ट्रवादी योजनाओं को चलाने के लिए एकांत में अहमदाबाद शहर में साबरमती नामक क्या किए थे? आश्रम की स्थापना किए थे, जहां से वह आंदोलनकारी योजनाओं को वहां से क्या करते थे? चलाते थे। तो 1916 अहमदाबाद आंसर हो जाएगा। अगला है, पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये भी हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी का लिखा हुआ विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। यह पुस्तक उन्होंने इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते वक्त पानी के जहाज पर ही इन्होंने लिख दिए थे, पानी के जहाज पर, है ना। यानी दूरी था इंग्लैंड से और कहाँ के बीच? इंग्लैंड से अफ्रीका के बीच, तो जाने में कई दिन लगे थे। तो उसी दरमियान उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कर दी है। इतने महान थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। इसकी हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बहुत अच्छा से बताए थे पिछला क्वेश्चन में। तो इसकी जांच के लिए, जब यह हत्याकांड हुआ था, तो इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना सबसे पहले देखते हैं, तो ये इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, शहर का नाम है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, और इसके स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन जब 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो उसके बाद क्या हुआ था? 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। इस लीग का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारत के मुस्लिमों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जो था स्थिति था उससे हक दिलाने के लिए यह लीग की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन किया था।
और फिर 1911 में क्या किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1911 की प्रमुख घटना क्या था कि दिल्ली दरबार में ब्रिटिश क्राउन द्वारा नहीं, ब्रिटिश राजकुमार द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन के कारण बंगाल विभाजन क्या हुआ, रद्द हुआ। बंगाल विभाजन रद्द किया गया और पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को एक कर दिया गया। पूर्वी बंगाल में अभी तत्कालीन जो है बांग्लादेश है, कौन है, तत्कालीन बांग्लादेश है पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल अभी है, पश्चिम बंगाल। उस समय दोनों को विभाजन करके पूर्वी और पश्चिमी बंगाल कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल तत्काल में अभी वर्तमान में बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है। तो ये दोनों को क्या किया था, विभाजित कर दिया गया था अलग अलग। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जब 1911 में जब इससे विरोध प्रदर्शन हुआ तो 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटिश राजकुमार के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया और फिर से दोनों को मिला करके एक बंगाल कर दिया गया। और 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द करने के दौरान बिहार को राज्य का दर्जा दिया गया। बिहार को राज्य का दर्जा दिया गया। बिहार को क्या दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। और बिहार और उड़ीसा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली 1911 में ही क्या किया गया था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। उसके बाद बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। और यह कब हुआ था, 1911 में दिल्ली दरबार में हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1905 में। 1907 की बात करें तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन हुआ था। कब क्या हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। चलिए ठीक है, सभी बातों को अच्छा से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था। क्वेश्चन आ गया, बंगाल विभाजन कौन और किसने किया था। तो बंगाल विभाजन बताए अभी 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसमें बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया। फिर बाद में 1911 में इसको क्या किया था, रद्द करके एक कर दिया गया। अगला है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, ये बताए हैं अभी जस्ट। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने, कौन दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब और कहां पर तोड़ा था। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब और कहां पर तोड़ा था। तो महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को, खेरा में नहीं, कहां पे, ये नहीं, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में क्या किए थे, नमक कानून तोड़े थे। नमक कानून तोड़ने का अर्थ क्या है, बहुत बच्चे इसको सही से समझते नहीं है। तो ये जो इसका बात होती है, ये भारत में अंग्रेजों द्वारा एक कानून, बहुत ही घटिया कानून बनाया था, जो कोई भी भारतीय नमक न तो खरीद बेच सकता था, यानी उसका आप व्यवसाय नहीं कर सकते, ना तो बना सकते थे ना व्यवसाय कर सकते थे, बस आप खरीद सकते थे। और ये बनाने और बेचने का कार्य अंग्रेजों के पास एकाधिकार था इस कानून के अंतर्गत। और इस कानून के बनने के बाद कोई भी भारतीय न तो नमक बना सकता था न नमक बेच सकता था। यह एकाधिकार था अंग्रेजों के पास। अंग्रेज ही नमक बनाता था, नमक बेचता था और ऊंचे दामों पर भारतीयों को बेचा करते थे, जिसके कारण बहुत सारे भारतीय जो नमक खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते थे। ये मूलभूत चीज़ें हैं। और वो नमक भी नहीं खरीद पाते थे लोग, क्योंकि ऊंची कीमतों पर अंग्रेज बेचते थे, धन का वसूली करते थे। तो इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से पैदल यात्रा शुरू किए थे साबरमती आश्रम से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से इन्होंने पैदल कुछ अनुयायियों के साथ, शायद 79 या 80 को उनके साथ सहयोगी थे, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से पैदल जो है दांडी के लिए यात्रा शुरू किए थे। और
6 मार्च 6 अप्रैल कब 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचते हैं। ठीक है, इतने दिन के पैदल यात्रा के बाद साबरमती आश्रम से पैदल चल करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। दांडी एक जगह है जो समुद्री इलाका है, समुद्र का किनारा है, अरब सागर का, गुजरात राज्य में पड़ता है। वहां पर पहुंचे थे अपने अनुयायियों के साथ और नमक के समुद्र के जल से नमक बनाए थे। और नमक बनाना क्या था, कानूनन अपराध था, कानून था कि कोई भारतीय नमक नहीं बनाएगा। तो नमक बना करके वह जुल्म किए थे, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था उसको क्या किए थे, उस कानून के खिलाफ जाकर के नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। समझ में आ गया? तो नमक कानून को, ये नमक कानून था। तो वो नमक कानून कहां पर तोड़े थे, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में तोड़े थे। तो ये नमक कानून से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बात था। आप लोग बढ़िया से सुनिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारे आपको इतिहास का जानकारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अगला है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अगला है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम पूरे दुनिया की बात है, पूरे विश्व की बात है। तो पूरे विश्व में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था, रिपीट कर गया क्वेश्चन, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो ये 50 क्वेश्चन का आज एक सेट है, फिर अगला 50 सेट का लगभग 150 क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई 3 पार्ट में ये क्वेश्चन या जो भी हो, 3 4 5 जो भी पार्ट में आएंगे, जितने पार्ट आएंगे सबको आपको खूब बढ़िया से देखना है। बोर्ड के परीक्षा वाले हो, 10th का हो, 12th का हो या जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हो, वो भी इसको देखेंगे और इतिहास में जो हम बता रहे हैं सभी बातों को सुनेंगे। आपको बहुत ही ज्ञान होगा, बहुत नॉलेज होगा इस विषय में। तो आप सब लोग बिना स्किप हुए अच्छा से देखिएगा और फिर अपना तैयारी को अच्छा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।